हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम सामान्य हिंदी से संबंधित नई कक्षा टॉपिक्स वाइज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। तो दोस्तों, आज हम वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके आगामी सभी एग्जाम, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, चाहे वनडे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 33 + 2, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 32। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको जान लेते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों हिंदी में जो व्यंजनों की कुल संख्या है वो 33 है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो उसमें व्यंजन वर्णों की कुल संख्या दोस्तों वो है 33। तो दोस्तों इसको भी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला दोस्तों स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्पर्श व्यंजन, तीसरा दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों यदि हम बात करें स्पर्श व्यंजन की तो वो 25 है, जिसमें दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। क वर्ग कहने का मतलब है दोस्तों क, ख, ग, घ, अंगा। उसी प्रकार च वर्ग कहने का तात्पर्य है दोस्तों च, छ, ज, झ, ञ। इसी प्रकार दोस्तों त, त और प वर्ग है। तो दोस्तों इस प्रकार जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 है। उसी प्रकार दोस्तों बात करें अंतःस्थ व्यंजन की तो वो संख्या दोस्तों 4। इसमें कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की तो उसकी भी संख्या 4 है, जिसमें दोस्तों श, श, श और ह शामिल है। तो इस प्रकार दोस्तों हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है वो 33 है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। तो आइए दोस्तों कौन कौन से हैं ये जानते हैं। तो दोस्तों मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण किसी अन्य स्वरों की सहायता के बिना की जाती है, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। तो दोस्तों वे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। और दोस्तों इन्हीं स्वरों के मेल से अन्य स्वरों की उत्पत्ति होती है, इसलिए दोस्तों इसे हम मूल स्वर कहते हैं। वे 4 प्रकार के हैं दोस्तों, उनमें शामिल है अ, ई, उ और री। ये 4 है दोस्तों, ये चारों जो है मूल स्वर है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ एवं घोष ध्वनि है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन डी री। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो अ है वो मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर भी है, कंठ और घोष ध्वनि ये सभी है, तो वो है अ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कुछ और जानकारी। तो दोस्तों यदि हम बात करें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की तो दोस्तों इसके उच्चारण में कम समय लगता है और एक मात्रा का समय लगता है। तो इसके उदाहरण है दोस्तों अ, ई, उ और री। ये सभी क्या है दोस्तों? ये लघु या ह्रस्व स्वर है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें कंठ वर्ण की तो दोस्तों कंठ वर्ण में आते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, अह और विसर्ग। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें घोष ध्वनि की तो इन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। तो दोस्तों जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होने लगे उसे हम घोष ध्वनि कहते हैं। इनमें दोस्तों 31 वर्ण शामिल हैं, जिसमें से दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन के 3, 4 और 5 कुल मिला के 15 वर्ग, और इस स्वर जो सभी स्वर कुल मिला के 11 स्वर होते हैं दोस्तों, वो सभी 11 स्वर इस घोष ध्वनि में शामिल है। और अंतःस्थ व्यंजन जो कि 4 प्रकार के होते हैं, और अन्य व्यंजन जो कि ह है, जो कि 1 है। इस प्रकार दोस्तों कुल मिला के जो घोष ध्वनि है वो 31 वर्ण शामिल है।
तो दोस्तों आपने देखा होगा सभी में अ जो है कॉमन है। इसमें दोस्तों ह्रस्व या लघु स्वर में भी अ है, कंठ स्वर में भी अ है और घोष ध्वनि में भी अ है। इसलिए दोस्तों ये जो अ स्वर है वो ह्रस्व से लघु कंठ घोष ध्वनि सभी आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौखिक स्वर है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उ ओ ए, ऑप्शन बी अ आ ई, ऑप्शन सी उ ओ ए या ऑप्शन डी अ उ ए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो मौखिक स्वर है वो अ आ ई है। ये क्या है? एक मौखिक स्वर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर मौखिक स्वर होते क्या है। तो दोस्तों यदि हम बात करें मौखिक स्वर की तो इसे निरनुशासिक भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दोस्तों यदि हवा केवल मुंह से निकलती है तो हम उसे मौखिक स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों अ आ ई। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें अनुनासिक स्वर, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों अनुशासिक स्वर। उदाहरण के लिए दोस्तों अहम, अहा, ई, ये सब क्या दोस्तों है? अनुशासिक स्वर है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी संयोग द्वित, ऑप्शन सी स्पृष्ट या ऑप्शन डी ईसत। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों उसे हम कहते हैं संयोग द्वित। जब दोस्तों किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो तो हम उसे कहते हैं संयोग द्वित। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो तो उसे हम संयोग द्वित कहते हैं। जैसे उदाहरण है दोस्तों कक्का, सच्चा, अन्न, ये सभी दोस्तों संयोग द्वित के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में पश्च स्वर है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ई ए, ऑप्शन बी ई आ, ऑप्शन सी अ आ उ या ऑप्शन डी उ ओ। तो चलिए दोस्तों इसका हम सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो हिंदी में पश्च स्वर है वह है उ ओ। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो स्वर के प्रकार, तो दोस्तों इसमें है, पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य या केंद्रीय स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो दोस्तों यह जो है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। यदि बात करें दोस्तों हम अग्र स्वर की तो स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग का प्रयोग होता है, इसलिए दोस्तों हम अग्र स्वर कहते हैं। उदाहरण के दोस्तों ई ए। यदि दोस्तों स्वरों के उच्चारण में यदि जीभ का मध्य भाग का प्रयोग हो तो हम उसे मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं, जैसे दोस्तों आ। उसी प्रकार दोस्तों यदि पश्च स्वर की बात करें तो स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग का प्रयोग होता है तो हम उसे पश्च स्वर कहते हैं। उदाहरण देखें दोस्तों अ उ ओ और औ, ये सभी दोस्तों पश्च स्वर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजनों के अघोष उष्म एवं महाप्राण है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी द, ऑप्शन बी म या ऑप्शन डी है ब। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो स व्यंजन है उसमें अघोष उष्म एवं महाप्राण है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं अघोष उष्म और महाप्राण के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करें अघोष ध्वनि की तो वह ध्वनियाँ जिसमें स्वर जो है रज्जु में कंपन नहीं होती है। इसमें दोस्तों स्पर्श व्यंजन वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, कुल 10 हैं। उष्म व्यंजन की बात करें दोस्तों तो वो 3 हैं, श, श और श। तो दोस्तों ये सभी क्या है? अघोष ध्वनि है। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें उष्म की तो जिसके उच्चारण एक ही प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है उसे हम उष्म कहते हैं। उदाहरण की दोस्तों श, श, श और ह। ऐसे दोस्तों हम बात करें महाप्राण की तो दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में
मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि निकले, जैसे ख, ग, श और श। तो दोस्तों उपयुक्त जो है क्या है, महाप्राण है। तो दोस्तों उपयुक्त आधार में दोस्तों जो श है उनका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो स है वो सभी में उपस्थित है, महाप्राण में भी, ऊष्म में भी और अघोष ध्वनि में भी स है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन है आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी री या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो री है वो क्या है, लघु स्वर है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें मात्रा के आधार पर मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के दो वर्ण प्रकार है, एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। यदि दोस्तों हम बात करें ह्रस्व स्वर की, तो इसमें एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं। उच्चारण में समय इसके उच्चारण में कम लगता है। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो अ, ई, उ और री ये सभी क्या है, ह्रस्व स्वर है। उसी प्रकार दोस्तों हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दोस्तों इसमें द्विमात्रिक स्वर होते हैं और उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। उदाहरण के लिए दोस्तों आ, ई, उ, ए, ऐ, औ ये सभी क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। उसी प्रकार एक और स्वर आता है दोस्तों इसमें, वह है प्लुप्त स्वर। इसमें दोस्तों त्रिमासिक स्वर होते हैं, इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। उदाहरण के लिए राम, ये सब क्या है, प्लुप्त स्वर। आ, ओ, ये सब क्या है दोस्तों, यह प्लुप्त स्वर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवरोधी व्यंजन में आपके ऑप्शन है हवा तीव्र गति से निकलती है, ऑप्शन बी हवा मध्य गति से निकलती है, ऑप्शन सी हवा रुक जाती है या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों अवरोधी व्यंजन में हवा जो क्या है, रुक जाती है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें अवरोधी व्यंजन की, तो दोस्तों वे व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा पूरी तरह से रुक जाती है उसे हम अवरोधी व्यंजन कहते हैं। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो वह है प वर्ग, जिसमें शामिल है प, फ, ब, भ और म। ये सभी क्या है दोस्तों, अवरोधी व्यंजन के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जिन व्यंजकों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, ऑप्शन बी जिन व्यंजकों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, ऑप्शन सी जिन व्यंजकों के उच्चारण हवा जो है जिह्वा से निकलती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जिन व्यंजकों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है उसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो आइए दोस्तों इनके बारे में आप कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जिन व्यंजकों के उच्चारण हवा नाक से निकलती है उसे हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों ड़, य, अड़, न, अम्म, ये सभी क्या है दोस्तों, नासिक्य व्यंजन के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वतस्य ध्वनियाँ हैं। आपके ऑप्शन है क, ख, ग, घ, ऑप्शन बी य, र, ल, व, ऑप्शन सी प, फ, ब, भ या ऑप्शन डी न, ल, स, ज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो न, ल, स, ज है ये सभी क्या है, वत्सल्य ध्वनियाँ हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो वत्सल्य ध्वनियाँ हैं वे व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है, अर्थात दोस्तों यदि हम कोई शब्द बोले जिससे हमारा जो जीभ है वो ऊपरी मसूड़ों को यदि टच या स्पर्श करता है तो हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे वत्सल्य ध्वनियाँ। जैसे दोस्तों न, र, ल, स और ज, ये सभी दोस्तों वत्सल्य ध्वनियाँ के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर है। आपके ऑप्शन है आ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी ई। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो उ है वो वृत्तमुखी स्वर है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें होंठों की स्थिति के आधार पर तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक अवृत्तमुखी, दूसरा है वृत्तमुखी। यदि दोस्तों हम अवृत्तमुखी की बात करें तो इसमें उच्चारण के समय ओठ जो है गोलाकार नहीं होता है, इसे दोस्तों अवृत्तमुखी कहते हैं। उदाहरण के दोस्तों आ ई ए ये सब क्या है दोस्तों अवृत्तमुखी के उदाहरण हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें वृत्तमुखी की तो उच्चारण के समय यदि ओठ वृत्तमुखी हो जाए अर्थात गोल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। तो इसमें उदाहरण दोस्तों उ, री, ओ, औ और आहा, ये सभी क्या है दोस्तों वृत्तमुखी स्वर के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आधा प है वो किस प्रकार का व्यंजन है। आपके ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी पार्श्विक व्यंजन, ऑप्शन सी लुठित व्यंजन या ऑप्शन डी नासिक व्यंजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन। तो आइए दोस्तों इसके बारे में आप कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें उच्चारण के आधार पर तो उच्चारण के आधार पर दोस्तों व्यंजन जो है चार प्रकार के होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा पार्श्विक व्यंजन, तीसरा है लुठित व्यंजन और चौथा है नासिक व्यंजन। यदि दोस्तों हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुल 18 जो है स्पर्श व्यंजन है, जिसमें दोस्तों क ख ग घ च छ ज झ ट ट ठ ढ और ध ध प प फ फ ब आदि शामिल है। उसी प्रकार दोस्तों यदि पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो इसमें एक ही है दोस्तों ल, और लुठित व्यंजन की बात करें तो है र, और नासिक व्यंजन की बात करें इसमें अड़ा, ज्ञा, अड़ा, न और म, ये सभी दोस्तों नासिक व्यंजन हैं। तो दोस्तों ये थे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। आई होप दोस्तों आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है श्रत्र, ऑप्शन बी अढ़ीढ़ा, ऑप्शन सी अहा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जो अंगा और अहा है वो क्या है, अयोगवाह वर्ण है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं अयोगवाह वह के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करें अयोगवाह की तो दोस्तों जो अंगा और अहा है वो क्या है, अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। ये हमेशा स्वर के बाद वह व्यंजन के पूर्व आते हैं, इसलिए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। आपके ऑप्शन है पहला तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा चौथा, ऑप्शन सी तीसरा पांचवा या ऑप्शन डी पांचवा पहला और पांचवा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी दूसरा और चौथा। तो दोस्तों जो महाप्राण व्यंजन होता है वह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो महाप्राण व्यंजन है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें श्वसन या प्राण की मात्रा के आधार पर वर्ण के प्रकार तो दो माने गए हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण में दोस्तों वर्ग का प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण आता है, और महाप्राण में दोस्तों वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन आता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लुत स्वर कहते हैं। आपके ऑप्शन है एक मात्रिक, ऑप्शन बी द्विमात्रिक, ऑप्शन सी त्रिमात्रिक या ऑप्शन डी चतुर्थ मात्रिक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो प्लुत है वह त्रिमात्रिक स्वर है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है। आपके ऑप्शन है आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन बी उ या ऑप्शन डी ई। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो ह्रस्व स्वर है वो है ई। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं, अ, ई, उ और री। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। आपके ऑप्शन है री, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी उ या ऑप्शन डी औ। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो औ है वह एक संयुक्त स्वर है। तो आइए दोस्तों संयुक्त स्वर के बारे में आपको जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जो विषम स्वरों के मेल से बनते हैं, अर्थात दोस्तों यदि 2 विषम स्वरों के मेल से बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे औ, जो स्वर है दोस्तों वो अ और ओ से मिलकर बना है, इसलिए जो औ है वो क्या है, एक संयुक्त स्वर है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि है। आपके ऑप्शन है न, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ट या ऑप्शन डी ज्ञ। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए न, अर्थात दोस्तों जो न है वो पंचमाक्षर ध्वनि है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं पंचमाक्षर ध्वनि के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करें हिंदी में स्पर्श व्यंजन के वर्ग का 5वां अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे त वर्ग का जो पंचमाक्षर स्वर है दोस्तों वो न है, उसी प्रकार त, थ, द, ध, न, ये सभी को क्या है दोस्तों, ये पंचमाक्षर है। क्योंकि हिंदी वर्ण में जो स्पर्श व्यंजन है तो कुल मिलाकर 25 स्पर्श व्यंजन है, जिसमें दोस्तों जो आखिरी वर्ण है, जो वर्ग का आखिरी वर्ण है वो सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, वह पंचमाक्षर कहलाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो पंचमाक्षर है वो 5 प्रकार के हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की प्रथम 2 व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है घोष व्यंजन, ऑप्शन बी अघोष व्यंजन, ऑप्शन सी अल्प प्राण व्यंजन या ऑप्शन डी महाप्राण व्यंजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों उसे हम अघोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें घोष व्यंजन की तो इन ध्वनि के उच्चारण में स्वर या तंत्रिका में कंपन होता है। तो दोस्तों जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर या तंत्रिका में कंपन होता है उनमें दोस्तों हम घोष ध्वनियाँ कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात दोस्तों वे क्या होते हैं, घोष स्वर या व्यंजन होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अघोष की बात करें तो इन ध्वनि के उच्चारण में स्वर या तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। इसके प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें अल्प प्राण की तो उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेप कम या एकदम नहीं होता है तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और दोस्तों यदि उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक होता है तो हम उसे महाप्राण कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से ऊष्म व्यंजन है। आपके ऑप्शन है प, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ट या ऑप्शन डी ह। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो ह है ये ऊष्म व्यंजन है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो वे 4 हैं, श, श और ह। ये सभी क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो दोस्तों जिनके उच्चारण एक ही प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। आपके ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात दोस्तों इनमें से कोई नहीं।
तो आइए दोस्तों जान लेते हैं अनुनासिक वर्णों के बारे में। तो दोस्तों वे वर्ण या व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण करने में नासिक स्वर का प्रयोग होता है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण। तो दोस्तों इस वर्ण के जो नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी संख्या 5 है। कौन कौन से, ढ़, ड़ी, ड़, म और न, ये सभी क्या है दोस्तों, अनुनासिक वर्ण है या इसे ही नासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है। आपके ऑप्शन है श, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी र या ऑप्शन डी ल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए श। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि संघर्षी व्यंजन की बात करें तो ये 4 प्रकार के हैं, श, श, स और ह। ये 4 जो है क्या है, संघर्षी व्यंजन है। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है गंध, ऑप्शन बी संग, ऑप्शन सी भांति या ऑप्शन डी अंग। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गंध। तो दोस्तों जो गंध है वह अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें अनुनासिक ध्वनि की, तो ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। तो दोस्तों जिस स्वर का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से हो तथा उच्चारण में लघुता रहती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। जैसे दोस्तों पंचमाक्षर, उदाहरण के लिए अड़ा, या, अड़ा, न और म, ये सब क्या है, पंचमाक्षर है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें अनुस्वर की, तो वह चंद्र बिंदु जिसमें लगा हो वो अनुस्वर कहलाता है। तो दोस्तों उपयुक्त विकल्प के अनुसार दोस्तों बात करें तो इसमें भांति जो है वो क्या हो जाएगा, अनुस्वर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। आपके ऑप्शन है श, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी य या ऑप्शन डी ज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो यह है वो अंतःस्थ व्यंजन है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों जो ऊष्म व्यंजन जिसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिसके उच्चारण एक ही प्रकार के घर्षण से उत्पन्न हो तो हम उसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, श और ह। इसी प्रकार दोस्तों हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन उन्हें कहेंगे दोस्तों जिसके उच्चारण में क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ स्थानों में स्पर्श होता है। जैसे क, च, ट, त और प। ये सभी जो वर्ग है कुल मिला के 25, वो सभी क्या है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन है। और उसी स्पर्श व्यंजन को कह देते हैं दोस्तों वर्गीय व्यंजन। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन या इसे ही अर्धस्वर कहते हैं। तो वे स्वर और व्यंजन जिनके बीच स्थित है, जो जीभ, तालु, दांत और ओंठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। जैसे दोस्तों य, र, ल तथा व। ये सभी क्या है दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन या इसे ही अर्धस्वर कहते हैं। तो अतः दोस्तों उपयुक्त विकल्पों के आधार पर दोस्तों जो यह है वो क्या हो जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों ओष्ठों के आधार पर जो है स्वरों जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों कौन कौन से होते हैं इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों ओष्ठों के आधार पर दोस्तों स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आवृत्तिमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुस्वर युक्त शब्द है। आपके ऑप्शन है कार्य, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी अंगूर या ऑप्शन डी गांव। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो अंगूर है वो अनुस्वर युक्त शब्द है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं ये अनुस्वर युक्त के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करें अनुस्वर की,
तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं जिसका ध्वनि जो है नाक से निकलता है। तो दोस्तों स्वर के बाद यदि कोई व्यंजन आए और उसकी ध्वनि नाक से निकले तो उन्हें क्या कहेंगे, अनुस्वर। जैसे दोस्तों अंगूर, कंकड़, ये सभी दोस्तों क्या है, अनुस्वर। यदि दोस्तों अनुनासिक की बात करें तो गांव जो है क्या है, अनुनासिक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ही वर्ण जब किसी शब्द में 2 बार प्रयुक्त होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन सी महाप्राण व्यंजन या ऑप्शन डी द्वित व्यंजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जब एक ही वर्ण किसी शब्द में 2 बार प्रयुक्त होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं द्वित व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों एक ही वर्ण के जो अपने ही जैसे व्यंजन के साथ आना ही क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। उदाहरण की बात करें दोस्तों तो कच्चा, पक्का, मक्का, इसी में जो का है दोस्तों वो 2 बार आया है, इसलिए दोस्तों क्या है, द्वित व्यंजन के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क वर्ण से आरंभ होने वाले 4 शब्द क्रम, कर्म, कंगन और काम नीचे दिए जा रहे हैं। हिंदी शब्दकोश में इन चारों शब्दों के अर्थ खोजने पर कौन सा शब्द पहले स्थान पर, कौन सा शब्द दूसरा, कौन सा तीसरा और कौन सा चौथा स्थान पर होगा, ये आपको बताने हैं। तो दोस्तों जो क वर्ण के आरंभ होने वाले जो शब्द है जैसे क्रम, कर्म, कंगन और काम, इन सबको दोस्तों यदि हम हिंदी शब्दकोश या हिंदी वर्णमाला में खोजे तो वो किस क्रम में होंगे इसे हमें आपको बताने हैं। अर्थात दोस्तों कौन पहला आएगा, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा, इसे आपको क्रम में जमाने हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कंगन, कर्म, काम, क्रम, ऑप्शन बी क्रम, कर्म, कंगन, काम, ऑप्शन सी क्रम, कर्म, काम, कंगन या ऑप्शन डी कर्म, काम, क्रम, कंगन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों यदि हिंदी शब्दकोश में बात करें तो सबसे पहले कंगन आएगा, उसके बाद कर्म, उसके बाद काम, उसके बाद क्रम। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 सूची दिया गया है दोस्तों। सूची 1 जिसमें 4 वर्ण दिए गए हैं और सूची 2 जैसे जिसमें उच्चारण के स्थान दिया गया है। तो आपको इनमें सही जोड़ी मिलाना है। सूची 1 में दिया दोस्तों ई, घ, ब और र। सूची 2 में दिया दोस्तों पहला कंठ, दूसरा ओष्ठ, तीसरा मूर्धा, तीसरा चौथा है तालु। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो ए है दोस्तों, ई है, कहाँ से उच्चारण करते हैं, उसे हम करते हैं तालु से। यदि हम घ की बात करें दोस्तों इसे हम करते हैं कंठ से, और ब की बात करें दोस्तों इसे करते हैं हम ओठ से, और र की बात करें तो इसे करते हैं हम उच्चारण मूर्धन्य से। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ई, उ, ऑप्शन बी य, व, ऑप्शन सी श, ह या ऑप्शन डी श, श। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो अर्धस्वर है वो य, व है, जिससे य, व वर्ण है उसे हम अर्धस्वर कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें मूल स्वर की तो वे 2 है, ई, उ। यदि दोस्तों हम बात करें ऊष्म व्यंजन की तो 4 प्रकार के होते हैं, श, श, श और ह। और यदि हम अर्धस्वर की बात करें तो वे 2 प्रकार के होते हैं, य और व। तो दोस्तों जो य, व है वह क्या है, अर्धस्वर है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में नासिक की ध्वनि होती है। आपके ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ग की प्रथम ध्वनि, ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ग की तृतीय ध्वनि, ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ग की पंचम ध्वनि या ऑप्शन डी प्रत्येक वर्ग की चतुर्थ ध्वनि। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो नासिक की ध्वनि है वो प्रत्येक वर्ग की पंचम ध्वनियाँ होती है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हिंदी वर्णमाला के जो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पंचम ध्वनि को हम क्या कहते हैं, नासिक ध्वनि कहते हैं। इसमें शामिल है दोस्तों अणा, या, ड़, न और म। ये सभी दोस्तों क्या है, नासिक ध्वनि है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अड़ा औड़ा ध्वनि कहा जाता है। आपके ऑप्शन है लुठित, ऑप्शन बी पार्श्विक, ऑप्शन सी ऊष्म या ऑप्शन डी उत्प्रेक्ष। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो अड़ा उड़ा है वो क्या है, उच्छिप्त ध्वनि है। तो दोस्तों यदि हम बात करें उच्छिप्त ध्वनि की तो अड़ा उड़ा क्या है, उच्छिप्त ध्वनि है। यदि हम बात करें लुढ़ित ध्वनि की तो र है। यदि हम पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो क ख ग घ ट ठ ड ढ ड द ध प फ ब, ये सभी क्या है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन। उसी प्रकार होते हैं ऊष्म व्यंजन की बात करें तो श श श और ह क्या है, ऊष्म व्यंजन की। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्णमाला से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों हमें नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।